तो साथियों, हम चर्चा कर रहे थे कि किस प्रकार से नासा का केपलर मिशन ये बताता है कि ग्रह एक एक दूसरे में रूपांतरित होते हुए धीरे धीरे दूसरे ग्रहों में परिवर्तित होते हुए, ट्रांसफॉर्म होते हुए, अन्य ग्रहों में परिवर्तित होते हुए नासा का ये केपलर मिशन हमें बताता है। केपलर मिशन में अब तक लगभग 3000 के करीब प्लैनेटों की खोज हो चुकी है, ग्रहों की खोज हो चुकी है। और ये इस प्रकार से एक ग्रह दूसरे ग्रह में परिवर्तित होता है, दूसरा ग्रह तीसरे ग्रह में परिवर्तित होता है। इस प्रकार से गैस जिएंट से रॉकी प्लैनेट का अस्तित्व आता है। रॉकी प्लैनेट जैसे जैसे देखिए, ये नासा के केपलर मिशन के ये चित्र हैं आपके सामने। और इसी प्रकार से जैसे हमारी पृथ्वी है, जैसे जैसे ये सुपर अर्थ है। सुपर अर्थ एक समय के बाद में अर्थ में परिवर्तित होती है। तो कहने का मतलब ये है कि हमारा जो पृथ्वी ग्रह है वो इस प्रकार से, जो ये पृथ्वी ग्रह है, पहले एक बड़ा एक सुपर अर्थ था, और सुपर अर्थ से फिर वो धीरे धीरे पृथ्वी में परिवर्तित हुआ, और इसका भविष्य वीनस है, शुक्र जैसा हो जाएगा। यानी कि पृथ्वी पहले एक सुपर अर्थ थी, सुपर अर्थ से पहले एक मिनी नेपच्यून थी, मिनी नेपच्यून से पहले वो एक नेपच्यून थी, नेपच्यून से पहले वो एक बहुत बड़े क्या है कि यूरेनस जैसे ग्रह के जैसी थी, उससे पहले यूरेनस से पहले वो एक सैटर्न, सैटर्न से पहले जुपिटर। तो ब्रह्मांड में ऐसे अनेक ग्रह मिले हैं जो जुपिटर और सैटर्न के बीच के हैं, सैटर्न और यूरेनस के बीच के हैं, और यूरेनस और नेपच्यून के बीच के हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर हम पूरे नासा के केपलर मिशन में जितने भी आज तक के ग्रह खोजे गए हैं, उनको अगर हम उनकी ग्रेविटी, मास, टेम्परेचर सभी के और उनकी एनर्जी, उन सभी को एक क्रमबद्ध ढंग से स्टडी करें, तो उनमें एक बड़ी ही सिस्टमेटिक चेन बन जाती है, एक श्रृंखला बन जाती है, जिससे हमें समझ में आता है कि वास्तव में एक ग्रह दूसरे ग्रह से रूपांतरित होने के कारण बना। तो पृथ्वी का जन्म जो है जो सोलर सिस्टम के फॉर्मेशन और इवोल्यूशन के तरीके से बताया जाता है कि गैस डस्ट पार्टिकल इकट्ठे हुए, और इस प्रकार से पृथ्वी जो उसमें एक्रीशन में जो पदार्थ था वो टकराते हुए, वो क्षुद्र ग्रह टकराते हुए धीरे धीरे पृथ्वी में परिवर्तित होते गए। ऐसा नहीं हुआ। वास्तव में पृथ्वी के लिए जन्म का जो तरीका बताया जाता है, जो लाप्लास और कांट ने बताया था सबसे पहले नेबुलर हाइपोथेसिस के द्वारा, हम इससे एग्री नहीं है। वास्तव में किसी भी ग्रह का जन्म नेबुलर हाइपोथेसिस के अनुसार नहीं होता है, और ना ही क्या है पृथ्वी का और वीनस या प्लूटो या मरकरी, इन सभी, या जुपिटर, इनका इस प्रकार से जन्म नहीं होता है। हमारे अनुसार ग्रहों का जन्म कैसे होता है और हम किस प्रकार से समझाते हैं, नासा के केपलर मिशन से ये हम भली बात समझ सकते हैं। देखिए इस चित्र को देखिए कि जुपिटर धीरे धीरे सैटर्न में, सैटर्न यूरेनस में, यूरेनस नेपच्यून में, नेपच्यून सुपर अर्थ में, सुपर अर्थ से पृथ्वी में, और फिर भविष्य में ये इस प्रकार से परिवर्तित होते हुए वीनस में, मार्स में, इस प्रकार से परिवर्तित होते हुए आगे के ग्रहों में परिवर्तित हो जाते हैं। इस प्रकार से हम ये कहना चाहते हैं कि ग्रहों और तारों का जो जन्म है वो एक दूसरे से ट्रांसफॉर्म होने के कारण हुआ, एक दूसरे में कन्वर्ट होने से हुआ, ना कि किसी प्रकार से कॉलिजन से या किसी प्रकार की टक्कर से हुआ। ना ही इस प्रकार से चंद्रमा का जन्म होता है। वास्तव में चंद्रमा की उत्पत्ति कैसे हुई? चंद्रमा पहले बड़ा था, और इस प्रकार से और बड़ा था, और बड़ा था। इस प्रकार से पृथ्वी था, पृथ्वी से पहले भी बड़ा और बड़ा था, गैस जिएंट प्लैनेट था, और चंद्रमा का भविष्य इस प्रकार से छोटा होते होते इस प्रकार से सिकुड़ते, यानी कि चंद्रमा कॉमेट बन जाएगा, कॉमेट से फिर वो एस्टेरॉयड बन जाएगा, फिर मीटियोर्स में ब्रेक होकर के विलीन हो जाएगा। तो पृथ्वी का जो एक मात्र चंद्रमा है वो किसी प्रकार के थिया नाम के ग्रह के टकराने से पैदा नहीं हुआ था। यानी चंद्रमा का जन्म जो है, हम एक नई थ्योरी दे रहे हैं कि चंद्रमा का जन्म जो है वास्तव में पृथ्वी के धीरे धीरे वीनस में, मार्स में, प्लूटो में, मरकरी में, इस प्रकार से डिफरेंट मून में, और इस प्रकार से धीमी गति से वो चंद्रमा उत्पन्न होता है। तो पृथ्वी का एकमात्र चंद्रमा हो, चाहे मंगल के 2 चंद्रमा हो, चाहे बृहस्पति के अनेकों चंद्रमा हो, चाहे शनि के अनेकों चंद्रमा हो, या यूरेनस नेपच्यून के हो, इन सभी चंद्रमाओं का जन्म सिस्टमेटिक ढंग से एक से दूसरे में कन्वर्ट होने से हुआ। तो वास्तव में ब्रह्मांड में जो कन्वर्जन थ्योरी है, कन्वर्ट होने की थ्योरी है, या फिर क्या जिसको ट्रांसफॉर्मेशन थ्योरी कहते हैं, तो वास्तव में इस प्रकार से ग्रहों और तारों का जन्म होता है,
और किसी कोलिजन से, किसी प्रकार की टक्कर से किसी ग्रह या तारे का जन्म नहीं होता है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि ब्रह्मांड में सृजन का और विनाश का जो एक प्रोसेस है, जो तरीका है, वो हमारे अनुसार एकदम अलग और भिन्न है। और हम ऑसिलेटिंग यूनिवर्स के अनुसार कि कैसे दोलन करता हुआ ब्रह्मांड, कसता हुआ ब्रह्मांड, जिसमें डार्क मैटर और डार्क एनर्जी सेंटर में इकट्ठी होकर के एक भीमकाय ब्लैक होल में बदल जाती है। यानी कि ब्लैक होल इज द फर्स्ट स्टेट ऑफ एनी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट। पृथ्वी का सबसे प्रारंभिक स्वरूप क्या था? वो एक ब्लैक होल थी, और फिर वो तारों में बदल गई, तारों से सूर्य में, सूर्य से गैस जेल प्लैनेट में, और इस तरह से सुपरआर्थ से फिर पृथ्वी का जन्म हुआ। और पृथ्वी का भविष्य क्या है? पृथ्वी का भविष्य कोई निबुरु नाम का ग्रह आकर के टकराएगा, ऐसा माना जाता है। खगोल शास्त्री कहते हैं कि कोई अज्ञात ग्रह आएगा और वो टकरा जाएगा और इस प्रकार से पृथ्वी नष्ट हो जाएगी। ऐसा नहीं है। वास्तव में पृथ्वी का भविष्य बड़े ही सिस्टमेटिक ढंग से पृथ्वी धीरे धीरे एक वीनस में बदलेगी, वीनस से फिर वो मार्स में बदलेगी, मार्स से फिर वो धीरे धीरे प्लूटो में बदलेगी, प्लूटो से धीरे धीरे वो क्या मरकरी में बदलेगी, फिर कॉमेट में फिर चंद्रमाओं में बदलेगी, अनेक चंद्रमाओं में बदलेगी। जैसे गैनीमीड एक बड़ा भीमका चंद्रमा, इस प्रकार से चंद्रमाओं में बदलते हुए फिर हमारे चंद्रमा जैसा हो जाएगी। और इस प्रकार से धीमी गति से वो फिर आगे क्या है कि कॉमेट में, फिर एस्ट्रॉयड से फिर मीटियोर्स में ब्रेक होकर के डार्क मैटर और डार्क एनर्जी के ओशन में विलीन हो जाएगी। यह है पृथ्वी का प्रारंभिक और अंतिम स्वरूप, पूरी प्रोसेस कि पृथ्वी कैसे तो बनी थी, कैसे पृथ्वी का जन्म हुआ और कैसे पृथ्वी का भविष्य यानी पृथ्वी का अंत होगा। तो किसी भी ग्रह और तारे का या किसी चंद्रमा का जन्म कैसे होता है और कैसे वो बनता है और कैसे वो धीरे धीरे उसका भविष्य, उसका अतीत क्या था, पास्ट क्या था और प्रेजेंट क्या है और फ्यूचर में वो कैसा हो जाएगा, हमारे पास में डोलनी ब्रह्मांड के अनुसार एकदम डिफरेंट हाइपोथेसिस है। हम जिस अवधारणा को, हम जिस परिकल्पना को प्रस्तुत कर रहे हैं उसके सपोर्ट में बहुत से प्रूफ है। नासा का कैप्सूल मिशन तो है ही, इसके अलावा और भी अभी बहुत सी खोजें हो रही है, नए नए ग्रह खोजे जा रहे हैं। वो ग्रह जो पृथ्वी से थोड़े से बड़े हैं, कई पृथ्वी से थोड़े से छोटे हैं, कई पृथ्वी से बहुत बड़े हैं, कई बृहस्पति और शनि के बीच के हैं, कई शनि और यूरेनस के बीच के हैं, यूरेनस और नेपच्यून के बीच के हैं, नेपच्यून और सुपरआर्थ के बीच के हैं। इस प्रकार से अगर हम देखें तो एक कड़ी बन जाती है, एक श्रृंखला बन जाती है, जो ये समझाती है कि वास्तव में जो नासा का कैप्सूल मिशन इतने हजार ग्रहों को खोज चुका है, इन सभी को क्रमिक ढंग से रखने पर हमें ये समझ में आता है कि वास्तव में ग्रह कैसे बनते हैं। और ब्रह्मांड में जब तारों को विभिन्न तारों को, अलग अलग तारों को जब हम उनको एक कैटेगराइज करते हैं, उनको सिस्टमेटिक चेन में देखते हैं, तो ये पता चलता है वास्तव में सूर्य का जन्म जो है, सोलर सिस्टम का फॉर्मेशन है, वो गैस, डस्ट और पार्टिकल के इकट्ठे होने से नहीं बना। वास्तव में क्या है कि तारे सिकुड़ते हैं। सूर्य पहले बड़ा था, हमारा सोलर सिस्टम पहले बड़े आकार में था, हमारा सोलर सिस्टम बड़ा था, और वो भविष्य में सोलर सिस्टम जो है सिकुड़ते हुए छोटे सोलर सिस्टम में फिर और छोटे, फिर इस प्रकार से हमने जैसे ये चित्र बताया कि इस प्रकार से जो है सोलर सिस्टम सिकुड़ते हुए और सूर्य जो है सिकुड़ता चला जाता है। और इस प्रकार से सूर्य द्रव्यमान और ऊर्जा को कैसे खोता है, कैसे उसमें से रेडिएशन निकलते हैं, कैसे उसमें से मैटर निकलता है, कैसे उसमें से लाइट निकलती है, हमने इसको वीडियो के द्वारा दिखाया है। आप ये मेरे YouTube चैनल में ये वीडियो देख सकते हैं कि सूर्य में से मास और एनर्जी कैसे निकलती है और लाइट कैसे निकलती है। सूर्य इस प्रकार से ट्विस्ट होता है, टाइट होता है, तो उसके अंदर से मैटर बाहर निकलता है, उसके अंदर से लाइट बाहर निकलती है, उसके अंदर से रेडिएशन बाहर निकलते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ब्रह्मांड में सृजन और विनाश की जो प्रोसेस है, कंप्लीट प्रोसेस है, हमने एक बहुत ही सिस्टमेटिक ढंग से इसको समझाया है। और जैसा कि आपको पूर्व के एपिसोड में हम स्पष्ट करते रहे हैं, तो कुल मिलाकर कहने का मतलब यह है कि ग्रहों का जन्म और तारों का जन्म और चंद्रमाओं का जन्म एक दूसरे से ट्रांसफॉर्म होने से होता है, वास्तव में टक्कर से नहीं होता है। चंद्रमा का जन्म किसी टक्कर से नहीं हुआ, ना ही बृहस्पति के चंद्रमा टक्कर से नहीं बने, ना ही शनि के चंद्रमा, ना यूरेनस और नेपच्यून के चंद्रमा किसी प्रकार के कोलिजन से नहीं बने। पृथ्वी का चाहे एक मात्र चंद्रमा हो, चाहे मंगल के 2 चंद्रमा हो, या सोलर सिस्टम के कोई चंद्रमा हो, या ब्रह्मांड में कितने भी चंद्रमा हो, उन सभी का जन्म इस प्रकार से कोलिजन से नहीं होता है। ये चंद्रमा के जन्म की केवल एक चांस हो सकता है कि
टक्कर से कोई लेकिन वास्तव में ऐसा संभव नहीं है। और किस प्रकार से एक थिया नाम का एक प्लैनेट जो आया पास में और इस प्रकार से पृथ्वी से टकरा गया और धीरे धीरे क्या आया, उसमें से जो डेब्रिस निकला वो कलेक्ट होकर के और चंद्रमा का रूप ले लिया, ये साइंटिफिक लॉजिक के हिसाब से एकदम गलत है। और किसी भी चंद्रमा का जन्म इस प्रकार से नहीं होता। धन्यवाद मित्रों, आगे ये जारी रहेगा और हम आगे स्पष्ट करेंगे। धन्यवाद।